खोई बहुत सी चीज़ें हैं, सैक्रिफाइस सबको करनी पड़ती हैं। एक जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि मेरी बड़ी दीदी की शादी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था। मैं जा ही नहीं पाया था और मैं कुछ अरेंजमेंट भी नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। उनकी शादी के 1 हफ़्ते बाद ही मेरा एग्ज़ाम था। तो और पुणे में शादी थी, तो मम्मी ने कहा कि ये आपको पढ़ाई पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए, आप शादी में मत आओ तो बेटर रहेगा। नमस्कार, आप हरियाणा मिरर देख रहे हैं। इस समय हम लोग रोहतक की मानसरोवर कॉलोनी में मौजूद हैं। दरअसल यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया और रोहतक के रहने वाले हर्षित गोयल, जिनकी 166th रैंक उन्होंने हासिल की, वो फिलहाल हमारे साथ हैं। हर्षित, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये जर्नी शुरू होती है, कितना संघर्ष किया, कितना धैर्य रखा, उस बारे में हम लोग इन्हीं से बातचीत करेंगे और कहाँ पर ये पढ़ते थे उस पूरी जानकारी अब आपको देंगे। हर्षित, वाई यूपीएससी? शायद बोर्ड में भी आपसे ये सवाल पूछा गया होगा कि यूपीएससी क्यों, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। जी, ये कॉलेज टाइम में मुझे इसके बारे में पता चला, सिविल सर्विस के बारे में। और मैंने जब एनएसएस जॉइन किया कॉलेज में, तब सोशल सर्विस करने का जो मुझे मौका मिला, उसको भी मैंने फिर जब एनालाइज़ किया कि इसी को मैं और अच्छे स्केल पे कैसे कर सकता हूँ, तब मुझे पता लगा कि सिविल सर्विस के थ्रू इसको बहुत अच्छे लेवल पे किया जा सकता है। तो फिर इसको एक्सप्लोर करने के बाद, ऑफिसर्स के वीडियोस देखने के बाद कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सर्विस में और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको एनालाइज़ करके मैंने डिसाइड किया कि ये ऐसी सर्विस है जिसमें मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा और जो मैं करना चाहता हूँ उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। तो अभी क्या आईपीएस अलॉटमेंट होगी शायद? हाँ जी सर, अभी तो आईपीएस वर्दी पहनने का क्या पहले सोच रखा था या कैसे? नहीं सोचा तो नहीं था, बट एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि वर्दी पहनने का जो ऑनर है वो मिलेगा और कोशिश करूँगा कि उसकी जो मान और प्रतिष्ठा है उसको और बढ़ाया जाए अपने काम से। मान और प्रतिष्ठा। खैर, परिवार को कैसा महसूस हो रहा है फिलहाल? परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो उन्हें भी एक इस बात की भी खुशी है कि फाइनली अब सिलेक्शन हो गया है और मुझे भी इस बात की खुशी है कि सबकी मेहनत सक्सेसफुल हुई है। तो कब से शुरुआत की थी? शुरुआत मैंने इसकी 3 साल पहले 2020 में करी थी। अपना जब मेरा फाइनल सेमेस्टर था कॉलेज का, तब मैंने इसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। स्कूलिंग कहाँ से की आपने और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? स्कूलिंग मैंने यहाँ से प्री प्राइमरी डीजीवी स्कूल से किया था। देन अपना 11th क्लास से फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक मैंने मॉडल स्कूल से किया। उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ से मैंने बीटेक करा, 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ी और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो कोचिंग लेते थे या सेल्फ स्टडी की पूरा? कोचिंग तो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देख के और सिलेबस देख के लगा नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए, तो इसलिए मैंने घर से ही प्रिपरेशन करी थी पूरी। मतलब जब मैं फाइनल सेमेस्टर में 3 महीना वहाँ रहा, फिर कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो हम घर आ गए थे। फिर उसके बाद घर से ही प्रिपरेशन चलती रही। तो यहाँ पे मेरा कमरा है छत पे, जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता रहता था। बट लास्ट में देख लेते हैं कमरा भी साथ साथ। हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए कि ये इंजीनियरिंग से वापस यूपीएससी की तरफ क्यों आप लोग डाइवर्ट हो रहे हैं? डाइवर्जन तो मैं इसको थोड़ा कम बोलूँगा, बट मेरा ये है कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें इंटरेस्ट लगता है जिसमें हमें, उसमें मुझे लगता है हमें परस्यू करना चाहिए। तो पहले तो मुझे यूपीएससी के बारे में पता भी नहीं था स्कूल टाइम तक। तो फिर जब स्कूल टाइम में मुझे इसके बारे में तब तो मुझे आईआईटी के बारे में पता था क्योंकि मेरी सिस्टर जो है, एल्डर सिस्टर, वो आईआईटी कानपुर से बीटेक करा है उन्होंने। तो तब मेरे को था कि इंजीनियरिंग से मैं इंस्पायर हो गया था इंजीनियरिंग लेने के लिए और मैं लगा मैं उसमें अच्छा भी कर सकता हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर वहाँ पे जैसे मैंने बताया जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे कि मैं रिसर्च में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा सोशल सर्विस में, या जॉब के थ्रू अगर कर सकता हूँ क्या, या फिर सोशल सर्विस। तब जब मैंने कंपेयर किया कि क्योंकि पहले मेरा रिसर्च में मन था, बट फिर जब मैंने कंपेयर किया, मैंने अपने प्रोफेसर से भी बात करी वहाँ पे कि गाइडेंस के लिए कि सर जो मेरे ड्रीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे रिसर्च में जाना चाहिए या सिविल सर्विस में। तो उनसे बात करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि सिविल सर्विस बेटर ऑप्शन रहेगा जो मैं सर्व करना चाहता हूँ उसके लिए, इसलिए मैंने सिविल सर्विस की तरफ। ये हर्षित का कमरा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ़िलहाल कुछ ज़्यादा बड़ा इनका कमरा नहीं है, सिर्फ एक पोस्टर यहाँ लगाया है। हर्षित, क्या लिखा है इसके ऊपर? इसके ऊपर लिखा है आईएएस, पहले लिखा था आईएएस 2020 ऑल इंडिया रैंक 1 एयर 1 एंड सत्यमेव जयते। फिर जब 2020 में नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो फिर मैंने इसी पोस्टर में एडिट करके इसको 2021 बनाया था, ताकि मुझे याद रहे कि जो मैंने मिस्टेक करी है मुझे वो रिपीट नहीं करनी।
इसलिए मैंने इसी पोस्टर में इसको एडिट किया। और जब भी मुझे डिमोटिवेशन होता था मैं इसी एक पोस्टर को देखता था कि क्यों मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, वो मुझे याद दिलाता था। तो इसलिए मैं परसिस्ट भी कर पाया लंबे टाइम। तो गलतियाँ कहाँ रही फिर, गलतियों के बारे में भी थोड़ा बताइए कि गलतियाँ आपने, क्योंकि वो अटैम्प्ट जब आपका नहीं निकला तो कहाँ गलतियाँ की, क्या कैसे एनालिसिस किया पूरा उस पर? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो उसके जब मार्क्स आए तब मैंने देखा कि 1 नंबर से रह गया है। अब इसका एक एनालिसिस ये हो सकता था कि हम अनलकी रहे, बट मैंने इसका एनालिसिस ये निकाला कि अगर 1 नंबर से हो भी जाता तब हम इसको लकी सक्सेस मानते। तो हमें स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि हमें 1 नंबर से पास नहीं होना, हमें अच्छे मार्जिन से पास होना है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। मैंने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो मैं दे रहा था, मतलब मैंने ऑनलाइन जो मुझे फ्री टेस्ट अवेलेबल थे मैंने पहले वो करे थे, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन टेस्ट की बजाय। तो इसलिए मैंने टेस्ट वगैरह देने की जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया, उनको एनालाइज किया अच्छे से। तो मैं वो स्ट्रैटेजी चेंज की वजह से मेरा प्रीलिम्स में स्कोर बहुत अच्छा आया नेक्स्ट टाइम, और फिर मेरा हो गया था प्रीलिम्स। इसलिए वही स्ट्रैटेजी फिर जब मुझे पता लग गया कि ये सही चल रही है, तो इसलिए थर्ड टाइम में भी मैंने वही चीज़ करी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे और बेसिक अपना रिवाइज किया, तो उसमें भी मेरे और अच्छे मार्क्स आए। तो इसलिए वो चीज़ मैंने करेक्ट करी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रीलिम्स में अगर आपका बॉर्डर पे नहीं हो पा रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जो मेरी मेंस में गलती रही, उसके मार्क्स देख के मुझे समझ में आया कि मेरे जीएस में कम मार्क्स आए थे। तब मैंने थोड़ा डिस्कशन भी किया और लोगों से ही पूछा जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, तो क्या डिफरेंस है मेरे आंसर्स में और उनके में। देन फिर मैंने आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी चेंज करी। जो लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक थी जिन मैम की, उनकी आंसर कॉपीज़ देखी, उनसे सीखा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और फिर मैंने ये आपकी आंसर राइटिंग की हैं शायद? हाँ जी, ये आंसर राइटिंग की हैं सारी। ये पूरा रजिस्टर ही पूरा आंसर राइटिंग का है, और ये नीचे जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आंसर राइटिंग के रजिस्टर्स हैं। कितने क्वेश्चंस की लगभग प्रैक्टिस की होगी आपने अप्रोक्सीमेटली? एटलीस्ट लाइक 1000 to 2000 आई वुड से। क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल के पेपर्स भी देखें उठा के, हर पेपर में 20 क्वेश्चन है, एक साल में 4 पेपर्स यानी कि 80 क्वेश्चन पर ही है। और अगर 10 साल के पेपर हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर, तो 800 क्वेश्चन तो यही हो गए। और ऊपर से अगर आप इसी को डबल कर लीजिए, अगर आप कहीं और से भी पेपर लेट्स से आप प्रॉपर कॉपीज जो हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अराउंड 1500 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो लिखने की मेहनत बहुत लगती है। बट हाँ, ये चीज़ क्योंकि मैंने जब चेंज की स्ट्रैटेजी तो थर्ड टाइम में मेरा हो भी गया सिलेक्शन मेंस में, तो इसलिए ये मुझे लगा कि ये तो करना होगा सबको ही। लाइक आंसर राइटिंग पे आप हल्का नहीं ले सकते। पढ़ाई मतलब इसमें बेसिक आपको समझ में आ जाए, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि 70-80% आपका रोल आंसर राइटिंग का है, इसमें 1% लक का है और बाकी आपकी बेसिक है। अच्छा, आपके कमरे में ना तो कोई बहुत ज़्यादा पोस्टर्स हैं, ना कोई ऐसा मैप वगैरह हैं, और अक्सर देखने को मिलता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कमरे में मोटी किताबें होती हैं, पूरा ऐसे बड़ी बड़ी किताबें और भी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये आपका कमरा खाली क्यों है इतना? खाली तो मेन इसलिए क्योंकि मुझे खाली कमरा एक सेरीन एनवायरनमेंट देता है, एक लाइक जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं मन को खाली करने, इसलिए मुझे लगता है कि जो भरा हुआ कमरा होता है उससे थोड़ा सा बर्डन फील होता है। तो इसलिए खाली कमरा मुझे अच्छा लगता है, ताकि जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं अच्छे से, जो भरी हुई है नॉलेज वो मेरे दिमाग में रहती है। कमरा में खाली रखता हूँ ताकि मुझे एक सुकून फील हो, पीस फील हो यहाँ पे। कमरा तो ठीक है खाली था, लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा सफ़र है, 3-4 साल लगते हैं और भी लगते हैं किसी एस्पिरेंट की ज़िंदगी में। इस सफ़र में मनोबल टूटता है, डिमोटिवेशन होती है, कभी महसूस होता है कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए और मैं किसी दूसरी फील्ड की तरफ अपने आप को ले जाता हूँ। कैसे मेंटेन करते थे इसको? इसमें एक तो चीज़ ये है कि मेरे पास बैकअप ऑप्शन था, मुझे पता था कि नहीं भी होता है तो मैं जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ कभी भी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपको जब डिमोटिवेशन होगा तो आपके पास अगर बैकअप होगा तो आपको एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ मैं ये नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे भी जब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया था बीच में कि पता नहीं होगा, तो मैंने भी लास्ट मंथ जॉब ज्वाइन कर ली थी कि रिज़ल्ट कुछ भी आया, हमें काम करना शुरू करना है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप बैकअप रखें, और ताकि आपके पास ऐसा ना हो कि सिर्फ यही एग्ज़ाम है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर आता है यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं कि नहीं होता, डिमोटिवेट हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं और सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, सोसाइटी का जिक्र अब मैंने ही कर दिया, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने डेली रूटीन में। कट ऑफ थे या कैसे मैनेज करते थे? सोशल मीडिया में मेनली जो इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब से आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है नया, तो वो हेल्पफुल रहता है, मैंने भी यूज़ किया था।
फिर टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एडमिट कार्ड आ रहा है या फिर मेंस का कुछ डेट आया है या रिजल्ट का अपडेट आया है, तो उन सब से आपको आपको यूपीएससी की साइट पे नहीं जाना पड़ता, ट्रैक नहीं करना पड़ता कि कुछ अपडेट आया है, तो उसमें हेल्प मिल जाती है आपको, आपका टाइम सेव होता है। बट बाकी चीज़ें जैसे फेसबुक वगैरह है, उनसे मैं दूर था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस फेसबुक से कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेशन आ सकता है कुछ लोगों को, इंक्लूडिंग मी, तो इसलिए और वो नहीं यूज़ करता। अच्छा, और जैसे आपके दोस्त हैं, यार दोस्त भी होते हैं सोसाइटी में, मिलते थे रेगुलरली या बिल्कुल ही कट ऑफ का रखा था? बीच बीच में मैं अपने दोस्त से मिलता था, जो मेरा सबसे अच्छे दोस्त हैं यहाँ के। हम्म। दो दोस्त हैं जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो यहीं रहते हैं इस कॉलोनी में ही, ओके। तो उनसे मैं मिलता रहता था बीच बीच में। बट उनके अलावा तो मैं ज़्यादा नहीं मिल पाता था दोस्तों से, क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के कितने कितने घंटे पढ़ते थे रोजाना? रोज़ाना मैंने कभी ऐसा ट्रैक तो नहीं किया टाइम, बट अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स हो जाता होगा। 10 आवर्स में क्या डेली रूटीन रहता था? जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने का होता, कैसे, थोड़ा सा टाइम टेबल बताइए। मेरा टाइम टेबल ऐसा होता था कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले फ्रूट्स खाता था, उससे फ्रेशनेस आती है, फिर एक्सरसाइज करने आता था थोड़ी देर, और फिर नहा के पढ़ना स्टार्ट कर देता था। फिर थोड़ी देर पढ़ाई करी, एक घंटा या 2 घंटा, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर पढ़ाई करी, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, ब्रेक लेते रहे, ऐसे कर करके कब सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं लगता, अगर आप उतनी क्यूरियोसिटी से और उतने मतलब शिद्दत से पढ़ते हैं तो। और मुझे लगता है कि अगर जब आप में वो लगन आ जाती है, तो आपको महसूस नहीं होता कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए पढ़ते टाइम मुझे महसूस नहीं होता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट हाँ, लिखते टाइम, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा लिखना है, क्योंकि कॉलेज में भी हमें बहुत शॉर्ट आंसर्स लिखने होते थे या फिर ऑब्जेक्टिव होता था। वो आंसर राइटिंग और ये काफ़ी डिफरेंट है वो दोनों में। हाँ, तो उसमें मुझे पता भी था कि आंसर राइटिंग मेरी वीकनेस है रहेगी, और नेशनल लेवल पे कम्पीट करना ऐसी चीज़ में जिसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ, उसमें मुझे बहुत मेहनत लगेगी, मुझे पता भी था। तो इसलिए वो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता हो, तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है कि आपका माइंड स्टेबल रहता है कि ठीक है, आपका जैसे मेरा मेंस में भी नहीं हुआ था, तो मुझे पता था कि आंसर राइटिंग पे मुझे मेहनत करनी है, तो इसलिए मैं मेहनत उसमें कर पाया। तो हाँ, उसमें मुझे ज़रूर फील होता था आंसर राइटिंग करते वक्त भी कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इतना कैसे लिख सकता है कोई। बट क्योंकि वो मेरा वीक एरिया था, तो वहाँ मेहनत फील होगी, क्योंकि जो भी आपका वीक एरिया है, आप कहीं ना कहीं उस पर शुरुआत कर रहे हैं, उसमें अपने आप को स्ट्रेंथन करने की। तो कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो आपको एक थोड़ी दिक्कत तो आती है। दिक्कत आती है शुरुआत में, एक बार रूटीन में ढलने में दिक्कतें आती हैं। हम्म। अच्छा, रिजल्ट डिक्लेयर किया जब यूपीएससी ने, उससे पहले मन में क्या चल रहा था, और जब एकदम से रिजल्ट अनाउंस हुआ और क्लियर हो गया, तब का रिएक्शन क्या था? पहले तो सबको यही होता है, मुझे भी यही था कि कुछ नहीं पता होगा या नहीं होगा, फर्स्ट आएंगे लास्ट आएंगे, रिजल्ट लिस्ट में होंगे भी या नहीं, कुछ नहीं पता। क्योंकि अनसर्टेनिटी है इसमें, सब्जेक्टिविटी है, तो हम पहले से नहीं गेज कर सकते कि हमने जो लिखा है आंसर वो सही लिखा है या गलत लिखा है, कैसे लिखा है। तो इसलिए मैंने तो सबको, जो पेरेंट्स हैं, भैया को कह दिया था कि मैं तो, क्योंकि मेरा 2 बार नहीं हुआ था, और नहीं होने से फिर पापा उदास हो रहे थे, तो मैंने कह दिया था कि मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि मैं लकी रहा, बट यही मान के उम्मीद मैं नहीं लगा रहा हूँ, ताकि दुख ना हो जाए तो ऑब्वियसली खुशी होगी, बट दुख ना हो, इसलिए इस बार मैंने थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके ये कहा था कि मान के चलते हैं कि नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैं यही मानता था कि होगा, बट ऐसा मुझे लगा कि एटलीस्ट सैडनेस अवॉइड करने के लिए इस बार मैंने ही सोचा था कि यार नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट हो गया तो लकी मानेंगे, और हो गया तो फिर अच्छा भी लगा। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पापा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और बड़े भैया नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और मेरी बड़ी दीदी हैं जिनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने IIT में एडमिशन लिया था, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। ओके, एक आखिरी सवाल, इस लंबी जर्नी में, इस सफ़र में हर्षित गोयल ने क्या खोया? पाया तो आईपीएस है, मुझे पता है, लेकिन क्या खोया? खोई बहुत सी चीज़ें हैं, सैक्रिफाइस सबको करनी पड़ती हैं। एक जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि मेरी बड़ी दीदी की शादी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, मैं जा ही नहीं पाया था, और मैं कुछ अरेंजमेंट भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, उनकी शादी के 1 हफ़्ते बाद ही मेरा एग्ज़ाम था, तो और पुणे में शादी थी। तो मम्मी ने कहा कि आपको पढ़ाई पे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, आप शादी में मत आओ तो बेटर रहेगा। तो मुझे भी लगा, बट एक होता है कि आपको बचपन से होता है कि हमारे जब भाई बहनों की शादी होगी तो हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, तो बहुत चाव होता है। तो उस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, और उस टाइम सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, अनफॉर्चुनेटली सेकंड अटेम्प्ट था वो। तो उसका बाद में मुझे और ज़्यादा ख़राब लगा कि यार मतलब वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। बट फिर उससे मैंने और मोटिवेशन लिया कि जिस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ सैक्रिफाइस करी है, अब तो उसको और ज़्यादा जान लगा के उसको एक अंजाम तक पहुँचाना है। तो फिर मैंने उसके लिए और मेहनत करी। तो अंजाम तक पहुंच गए। हाँ। चलिए, ये हर्षित गोयल थे,
166 रैंक इनकी आई है, 166वीं रैंक इन्होंने हासिल की है यूपीएससी में। इनको इनकी प्रेफरेंस क्या थी वैसे आपकी? आईएएस ही चाहिए था या आईपीएस ही चाहिए था? हाँ, फर्स्ट आईएएस देन आईपीएस देन आईआरएस। तो आईएएस प्रेफरेंस थी, हालांकि नहीं मिल पाएगा, आईपीएस इनको अलॉटमेंट होगी। और संघर्ष, धैर्य और त्याग की ये कहानी है, क्योंकि अपनी बहन की शादी में भी नहीं जा पाए थे, लेकिन बदले में यूपीएससी क्लियर हुआ। फिलहाल परिवार में खुशी का माहौल है और अपने देश को सर्व करेंगे फिलहाल। शुक्रिया।